हाँ तो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल काइनेटिक लेक्चर नंबर 5 और इसमें आज का हमारा टॉपिक रहेगा शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा शून्य कोटि अभिक्रिया, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन, शून्य कोटि अभिक्रिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया होती क्या है। देखो, नाम से ही कुछ पता चल रहा है। शून्य का मतलब हो गया जीरो, कोटि का मतलब हो गया किसी वेग व्यंजक समीकरण में अभिकारक की सांद्रताओं के घातांकों का योग क्या कहलाएगा, कोटि कहलाएगा। और वो घातांकों का योग कितना होगा मेरे लाडलो, जीरो होगा। वही क्या कहलाएगी, शून्य कोटि अभिक्रिया कहलाती है। तो शून्य कोटि अभिक्रिया की परिभाषा क्या बन जाती है कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। देखो मैं क्या लिख रहा हूं, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, वही मेरे लाडलो क्या कहलाती है, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। या मैं इसे इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि वे अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है, वो भी क्या कहलाएगी मेरे लाडलो, शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाएगी। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है। अच्छा, मैंने एक अभिक्रिया मान ली, एक अभिक्रिया है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, ये R से P की तरफ जा रही है। ये अभिकारक है, ये उत्पाद है। प्रारंभ में इसकी सांद्रता मैंने मान ली A और प्रारंभ में उत्पाद की सांद्रता होती है मेरे लाडलो जीरो, क्योंकि प्रारंभ में केवल अभिकारक की सांद्रता होती है, उत्पाद की कोई सांद्रता नहीं होती है। तो प्रारंभ में एक ही सांद्रता मैंने मान ली A और उत्पाद की सांद्रता कितनी रहेगी, जीरो रहेगी प्रारंभ में। और प्रारंभ में क्या होता है दोस्तों, समय भी क्या होता है, जीरो होता है, कोई समय नहीं होता, इसलिए t बराबर क्या होगा, जीरो। प्रारंभ में क्या होगा, t बराबर जीरो होता है। अब किसी समय की बात करें, t समय पर क्या होगा, अभिकारक की सांद्रता हो गई a माइनस एक्स, यानी यहां से x सांद्रता निकल गई तो उत्पाद की कितनी सांद्रता बन गई मेरे लाडलो, x सांद्रता बन गई। क्लियर है। प्रारंभिक सांद्रता कितनी मानी है मैंने, a। किसी समय पर अभिकारक की सांद्रता कितनी है, a माइनस एक्स। और ये x क्या है, ये x वह सांद्रता है जो उत्पाद में बदल चुकी है, यह वह सांद्रता है जो उत्पाद में बदल चुकी है। अच्छा, एक बात बताओ कि प्रारंभ में, ध्यान से सुनना भाई, कि प्रारंभ में x का मान कितना होगा। अरे दोस्तों, कितना होगा भाई, जीरो होगा। x के स्थान पर क्या है, जीरो है। x क्या है, वह सांद्रता है जो उत्पाद में बदल चुकी है, और प्रारंभ में तो कोई सांद्रता उत्पाद में बदलती ही नहीं है। इसलिए मेरे लाडलो प्रारंभ में x के स्थान पर मेरे को क्या लगाना है, जीरो लगाना है। ठीक है, आगे मैं बात करता हूं। मैंने लिखा है कि अभिक्रिया का वेग, मैं लिख रहा हूं जो परिभाषा लिखी उसके अकॉर्डिंग, कि अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा किसके, अभिकारक की सांद्रता। अभिकारक की सांद्रता कितना है मेरे लाडलो, a माइनस एक्स। किसी समय की बात करता हूं, a माइनस एक्स की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। कितनी घात लगा दी, शून्य घात लगा दी। तो अभिक्रिया का वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है, ये लिखा था मैंने परिभाषा में। आगे देखो, अब बात करते हैं वेग की। वेग क्या होता है, हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था वेग के, अभिक्रिया के वेग के बारे में, कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय। अभिकारक के लिए क्या लगा दिया जाता है, माइनस, और उत्पाद के लिए मेरे लाडलो क्या लगा दिया जाता है, प्लस लगाया जाता है। तो मैं यहां क्या लिखूंगा, माइनस, और अभिकारक की सांद्रता कितनी है,
ए माइनस एक्स अपॉन क्या आ गया, डी टी आ गया। ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, इस प्रकार से लिख सकते हो आप सांद्रता को। अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन परिवर्तन में लगा समय, और अभिकारक के लिए मेरे लाडलो क्या लगा दिया मैंने, माइनस लगा दिया। अब इसकी बात करते हैं, ये समानुपाती स्थिरांक है और समानुपाती स्थिरांक को हमें हटाना होता है। अब जैसे इसे हटाया जाता है तो एक बराबर का साइन लगाया और एक कांस्टेंट अवश्य लगाया जाता है। कांस्टेंट मैंने लगा दिया मेरे लाडलो K0, क्या लगा दिया, K0 लगा दिया, K नोड लगा दिया। और यहां पर ये सांद्रता की पावर कितनी है, 0 है, और किसी की भी पावर 0 का मान कितना होता है मेरे लाडलो, 1 होता है। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसका मेरे को अवकलन करना है, d अपॉन dt की फॉर्म में है, इसका अवकलन करना है। अब देखो ये क्या होती है, प्रारंभिक सांद्रता होती है, और प्रारंभिक सांद्रता एक कांस्टेंट राशि होती है, एक निश्चित राशि ली जाती है प्रारंभ में, इसीलिए ये प्रारंभिक सांद्रता होगी, एक कांस्टेंट राशि होगी, और किसी भी कांस्टेंट राशि का जो अवकलन होता है मेरे लाडलो वो कितना होता है, 0 होता है। आगे माइनस माइनस बाहर आ जाता है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये क्या हो गया, dx अपॉन dt, तो इसका अवकलन क्या हो गया, dx अपॉन dt बराबर ये हो गया k नोड। इसका अवकलन करने पर ये प्राप्त होता है। इक्वेशन नंबर 1, ये समीकरण कहलाती है शून्य कोटि अभिक्रिया की अवकल समीकरण। यह क्या कहलाती है मेरे लाडलो, अवकल समीकरण। शून्य कोटि अभिक्रिया की अवकल समीकरण कहलाती है। और यहां पर के नोड क्या है, के नोड होता है शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। मैं यहां लिखता हूं शून्य कोटि अभिक्रिया का क्या होगा मेरे लाडलो, वेग स्थिरांक होगा, वेग स्थिरांक। आपको लिखना होगा नोट्स में कि शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होगा मेरे लाडलो, के नोड होता है। ठीक है बात, देखो दोबारा से, अभिक्रिया वेग अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होगा। ये अभिकारक, ये उत्पाद। प्रारंभ में मैंने सांद्रता कितनी मान ली, a, और प्रारंभ में क्या होता है मेरे लाडलो, t बराबर क्या होता है, 0। t बराबर 0 पर उत्पाद की कोई सांद्रता नहीं होती है, अर्थात t बराबर 0 पर x बराबर भी क्या होगा, 0 होगा। किसी समय पर सांद्रता मैंने मान ली a माइनस एक्स, तो यहां से कितनी निकल गई, x सांद्रता यहाँ उत्पाद में बन जाती है। यहाँ कह रहा है अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होगा। ये अभिक्रिया का वेग लगा दिया, और वेग निकालने पर क्या प्राप्त हुआ मेरे को, dx अपॉन dt बराबर k नोड, जो कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकल समीकरण होता है। और जहां k नोड होता है मेरे लाडलो शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब मैंने शून्य कोटि अभिक्रिया का अवकल समीकरण प्राप्त कर लिया, और अवकल समीकरण का जैसे ही समाकलन किया जाता है दोस्तों, तो मेरे को प्राप्त होता है समाकलित समीकरण प्राप्त होता है। तो अब मेरे को प्राप्त करना है समाकलित समीकरण, समाकलित समीकरण, समाकलित समीकरण। देखो क्या बनेगा, अभी अभी हमने अवकल समीकरण प्राप्त किया है, और अवकल समीकरण क्या था, dx अपॉन dt बराबर k नोड। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दिया था। अब क्या करना है, हमें इस dt को इधर लेकर जाना है। तो क्या बनेगा, ये dx बराबर k नोड इंटू dt। इधर भी dx की फॉर्म बन गई, इधर dt की फॉर्म बन गई। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, समाकलन कर दो भाई दोनों तरफ। समाकलन का साइन इस प्रकार से होता है, ये होता है समाकलन। क्या हो गया, dx बराबर समाकलन k नोड ये dt। ठीक है, अब dx का समाकलन होता है x, dx का समाकलन क्या होता है, x होता है। आगे बात करते हैं, जो कांस्टेंट राशि होती है वो समाकलन के बाहर आ जाती है। तो ये k नोड का k नोड बाहर आ गया, बचा क्या, dt, और dt का समाकलन होगा मेरे लाडलो t। और जब भी मैं समाकलन करता हूं तो एक समाकलन स्थिरांक अवश्य लगाया जाता है, और वो मैंने लगा दिया c को लिखता हूं मैं समाकल स्थिरांक, समाकलन स्थिरांक, समाकलन
कांस्टेंट हो गया ये। अब देखो क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है समाकलन 1 इंटू डी एक्स का जो समाकलन होगा मेरे लाडलो वो x होता है। जैसे मान लीजिए समाकलन करना था dy का, तो क्या बन जाएगा, y बन जाएगा। जैसे dt का समाकलन करना है तो क्या बन जाएगा मेरे लाडलो, t बन जाएगा। तो ये समाकलन का फॉर्मूला होता है और मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया। भाई dx का समाकलन क्या हो गया, x हो गया, ये कांस्टेंट राशि बाहर आ गई, बचा क्या dt का समाकलन क्या हो गया t। और जब भी समाकलन करता हूं तो एक स्थिरांक लगा दिया c। अब इस स्थिरांक को हटाना भी आवश्यक होता है, तो इस c को मेरे को हटाना है। तो देखो किस प्रकार से c हटेगा, क्या करना है मेरे को। प्रारंभ की बात करता हूं, प्रारंभ में क्या होता है, t बराबर 0 होता है, सभी को पता है। तो प्रारंभ में t बराबर 0 होता है और 0 होता है तो x बराबर भी क्या होता है, x बराबर भी क्या होता है 0। x क्या था, x वह सांद्रता है जो उत्पाद में बदल चुकी है मेरे लाडलो, और t बराबर 0 मतलब प्रारंभ में तो उत्पाद में कोई सांद्रता बदलती ही नहीं है, इसलिए x बराबर क्या हो गया मेरे लाडलो 0 हो गया। तो ये मान अप्लाई कर दो इसमें इक्वेशन नंबर 2 में। समीकरण 2 में जैसे ही ये मान लगाया जाता है तो मान लगाने पर x बराबर 0 के नोड ये t का मान 0 प्लस c, तो यहां से c का मान कितना निकल के आया मेरे लाडलो, 0 निकल के आया है। अब ये 0 इस समीकरण 2 में रख दो c का मान, तो यहां से क्या प्राप्त हुआ है, x बराबर k0 इंटू t। और यही क्या प्राप्त होता है मेरे लाडलो, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकल समीकरण, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकल समीकरण, यही प्राप्त होता है। यहां से के नोड का मान भी निकाल सकते हो, क्या निकलेगा, के नोड टी का इधर भाग लगा दो x अपॉन टी, ये भी क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित समीकरण होता है, समाकलित वेग समीकरण होता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये हमने इक्वेशन नंबर दे दी 3, ठीक है। तो ये शून्य कोटि अभिक्रिया का समाकलित वेग समीकरण होता है, यही हमें ज्ञात करना था। अच्छा अब मात्रक की बात करूं, यदि शून्य कोटि अभिक्रिया के मात्रक की बात करूं, मात्रक, तो मात्रक क्या होता है शून्य कोटि अभिक्रिया का, ये तो हमने पहले ही ज्ञात कर लिया, क्या होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, ये मात्रक होता है किसका, शून्य कोटि अभिक्रिया का। ये तो हमने पहले ही देख लिया था, इसके बारे में हमने जानकारी ले ली थी किस प्रकार से कहां से प्राप्त हुआ था। अब बात करते हैं आरेख के बारे में, आरेख कि इसका आरेख किस प्रकार से बनेगा। इक्वेशन नंबर 3 ये है भाई, x बराबर k0 इंटू टी, और यह समीकरण है वो y बराबर mx के अनुरूप है। और y बराबर mx क्या होता है, एक सरल रेखा का समीकरण होता है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है। y बराबर mx एक सरल रेखा का समीकरण होता है जो कि मूल बिंदु से गुजरती है, और इसी के अनुरूप ये समीकरण होती है। y के स्थान पर ये x हो गया, m के स्थान पर k0 या k नोड हो गया, और x के स्थान पर मेरे लाडलो क्या हो गया, t हो गया। तो जैसे ही मैं x और t के मध्य ग्राफ खींचता हूं, ये x और ये t के मध्य जैसे ही ग्राफ खींचूंगा तो यहां से मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। यदि इस प्रकार से कुछ भाग लिया जाए सांद्रता और समय का, तो यहां हो जाएगा dt और यहां हो जाएगा dx। तो यदि देखा जाए tan थीटा मतलब ढाल या प्रवणता कितना हो जाएगा यहां से dx अपॉन dt, या कितना होता है k नोड होता है, क्योंकि m के स्थान पर क्या है, k नोड है। तो इस समीकरण का ढाल या प्रवणता कितना होता है, k नोड के बराबर होता है। क्लियर है मेरे लाडलो। तो यहां से हमने समीकरण नंबर 3 का आरेख भी देख लिया, और आरेख कैसा प्राप्त होता है आपको लिखना है कि x और t के मध्य जैसे ही ग्राफ खींचा जाता है तो एक मूल बिंदु से गुजरने वाली एक सरल रेखा प्राप्त होती है जिसका ढाल के नोड के बराबर होता है। तो ये हमने समाकलित वेग समीकरण निकाला, समाकलित वेग समीकरण x बराबर के नोड t था, और ये हमने इसका ग्राफ देखा। क्लियर है मेरे लाडलो। आगे हम बात करते हैं कि जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है इसका अर्ध आयु काल कितना होता है, हाफ लाइफ कितनी होती है इसकी शून्य कोटि अभिक्रिया की। देखो चर्चा करते हैं, अर्ध आयु, अर्ध आयु
हाफ लाइफ। देखो क्या होता है, हाफ लाइफ होता क्या है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का जितना विघटित होता है, अर्धायु काल वह समय होता है जिस समय में कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का जितना यानी आधा विघटित हो जाए, वही क्या कहलाता है मेरे लाडलो, अर्ध आयु काल कहलाता है। देखो वह अभिक्रिया जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा विघटित हो जाता है, आधा विघटित हो जाता है, तो वह समय अर्ध आयु कहलाता है, अर्ध आयु कहलाता है। मतलब वह अर्धायु काल यानी वह समय जिसमें कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा विघटित हो जाता है, वही मेरे लाडलो क्या कहलाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। समझो ध्यान से, अभी हमने इक्वेशन नंबर 3 क्या पढ़ी है, x बराबर k नोड इंटू टी, इस प्रकार से इक्वेशन पढ़ी है। अब यहां से मेरे को टी टाइम निकालना है, अर्धायु काल निकालना है, और अर्धायु को टी हाफ इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब देखो टी बराबर क्या हो जाएगा, इसका इधर भाग लगा दो, x अपॉन k नोड हो गया। अब क्या कह रहा है वो कि अर्धायु काल होता क्या है, t बराबर टी हाफ कब बनेगा, t बराबर टी हाफ कब बनेगा, जब x बराबर क्या हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। वो क्या कह रहा है कि वह समय जब कोई अभिकारक अपनी प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, प्रारंभिक सांद्रता का आधा रह जाता है, वही क्या कहलाता है, अर्ध आयु काल कहलाता है। अब हुआ क्या, मान लीजिए ये इक्वेशन थी हमारी, समझना ध्यान से, ये R से T कोई अभिक्रिया थी। अब ये प्रारंभिक सांद्रता है, और प्रारंभिक सांद्रता A है, तो उत्पाद की सांद्रता यहां पर कितनी हो गई, 0 हो गई। अब मैं टी हाफ की बात करता हूं, आधे समय की बात करता हूं, जब अभिक्रिया का आधा समय है, तब क्या हुआ, यहां से क्या हुआ, a/2 यहां से निकल गया, तो यहां कितना बचा मेरे लाडलो, a/2 बचा। और a/2 यहां पर क्या है, वह सांद्रता है, a/2 वह सांद्रता है जो उत्पाद में बदल चुकी है, जो उत्पाद में बदल चुकी है। और यही हमने देखा था, x क्या होता है, x वह सांद्रता है जो उत्पाद में बदल चुकी है। दोनों सांद्रता है, x बराबर में क्या लगा दूं, a/2, तो मेरे को क्या प्राप्त हो जाएगा मेरे लाडलो, अर्ध आयु काल प्राप्त हो जाएगा। तो क्या प्राप्त हो गया, t बराबर टी हाफ कब बना, जब x बराबर क्या बना, a/2, 2 नीचे चला गया, तो क्या बन गया, टी हाफ बराबर a/2 के नोड बन गया। ये क्या हो गया, अर्ध आयु, ये क्या हो गई, प्रारंभिक सांद्रता, ये हो गई प्रारंभिक सांद्रता, और ये क्या हो गया मेरे लाडलो, शून्य कोटि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हो गया। अब क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्ध आयु काल अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है। यह हम कह सकते हैं कि अर्ध आयु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है, अर्धायु काल अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता के समानुपाती होता है। तो दोस्तों ये हमने निकाला था, अर्धायु काल वह समय होता है, या वह समय जिसमें कोई अभिकारक की आधी सांद्रता विघटित हो जाती है, वही क्या कहलाता है, अर्धायु काल कहलाता है। ये हमने इक्वेशन देखा था, यहां से निकाला समाकलित वेग समीकरण से, x बराबर k नोड t। अब t कब बना, t हाफ कब बना, जब कोई अभिकारक की सांद्रता आधी विघटित हो जाती है। तो यहां से हमने देखा आधी विघटित होने पर ये कितना बन गया,
A/2 रह गया यहाँ पर, और A/2 क्या होता है, वह सांद्रता होती है जो उत्पाद में बदल चुकी है, और यहाँ पर x भी क्या था हमारा, वह सांद्रता जो उत्पाद में बदल चुकी है। तो x बराबर क्या लगा दिया मेरे लाडलो, A/2 लगा दिया। समझ आई बात। आगे क्या हुआ, x के स्थान पर लगा दिया A/2, तो क्या बन गया, T हाफ बराबर A/2 के नोड बन गया, और ये अर्धायु काल का फॉर्मूला होता है। यहां से आपको न्यूमेरिकल करने हैं। आगे कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु क्या होता है। ये अर्धायु देख लिया, कुछ एग्जाम्पल क्या होते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, H2 प्लस Cl2 विकिरण की उपस्थिति में 2HCl बनता है। यह शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, 2PS3 मोलिब्डेनम की उपस्थिति में उच्च ताप पर यह अभिक्रिया होती है और बनता है 2P प्लस 3H2। यह अभिक्रिया भी मेरे लाडलो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। और एग्जाम्पल नंबर 3, 2NH3 अमोनिया को जैसे ही टंगस्टन की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो N2 प्लस 3H2 प्राप्त होता है। यह भी शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो ये दोस्तों आज इस वीडियो में हमने देखा कि शून्य कोटि की अभिक्रिया होती क्या है और शून्य कोटि अभिक्रिया का अर्धायु काल और उनके एग्जाम्पल। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।